नमस्कार। स्मार्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई और कांग्रेस ने इन 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है, जिससे बगावत का हिसाब बराबर हो सके। इसके लिए कई सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट तलाश लिए हैं और कुछ सीटों पर मंथन जारी है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 6 पूर्व मंत्री सहित 22 बागी विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी के चलते कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई और कांग्रेस ने इन 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है, जिससे बगावत का हिसाब बराबर हो सके। इसके लिए कई सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट तलाश लिए हैं और कुछ सीटों पर मंथन जारी है। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 6 पूर्व मंत्री सहित 22 बागी विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी के चलते कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है और इन 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत कैंडिडेट की तलाश कांग्रेस की ओर से शुरू भी कर दी गई है, जिससे बगावत का हिसाब बराबर हो सके। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने अपने लिए कैंडिडेट तलाश लिए हैं और कुछ सीटों पर अभी भी पार्टी के भीतर मंथन जारी है कि मजबूत कैंडिडेट कौन सा हो जिसे बागी मंत्रियों के सामने खड़ा किया जा सके। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट तलाशने के लिए वो जो लगातार कोशिश कर रही है, कांग्रेस की जो बागी विधायक थे जिनमें मंत्री भी शामिल रहे, उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा जा सके, कितनी सफल हो पाई है कांग्रेस? जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में वर्तमान हालत में जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है, उसे देखकर शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कांग्रेस ही अपने बागी मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने इन सभी 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है ताकि बगावत का हिसाब बराबर हो सके। इसके लिए कई सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट तलाश लिए हैं, तो कुछ पर मंथन जारी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट की तलाश में अभी से जुटी कांग्रेस के बागियों को बीजेपी बनाएगी उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 6 पूर्व मंत्री सहित 22 बागी विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी के चलते कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने इन 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है ताकि बगावत का हिसाब बराबर हो सके। बता दें कि सिंधिया समर्थक जिन 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था, उसमें 6 मंत्री भी शामिल थे। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी ऐसे नाम है। शिवराज सिंह चौहान की पहली कैबिनेट में गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री के तौर पर शामिल किया गया, जबकि बाकी पूर्व मंत्रियों को भी आगे कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। हालांकि इन सारे नेताओं को 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनाना जरूरी है। वहीं कांग्रेस ने इन बागी मंत्रियों के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारकर उपचुनाव में मात देना चाहती है। तुलसीराम सिलावट 2018 के विधानसभा चुनाव में सावेर सीट पर सावेर बीजेपी के राय सोनकर को करीब 3000 वोटों से हराया था। समीकरण ऐसा बदला कि सिलावट शिवराज सरकार में मंत्री है और बीजेपी से उपचुनाव में उतरेंगे। ऐसे में सिलावट के खिलाफ कांग्रेस ने ताकतवर प्रत्याशी उतारने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों की माने तो सिलावट के सामने सावेर विधानसभा सीट से पुराने कांग्रेस नेता और वर्तमान में बीजेपी से जुड़े प्रमचंद गुड्डू को नाम को लेकर मंथन चल रहा है। इस सीट पर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई है। साथ ही चंबल संभाग में भिंड विधानसभा से राकेश चतुर्वेदी का नाम राकेश की फैसले में भी शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि राकेश चतुर्वेदी पूर्व में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, जिन्होंने कांग्रेस सदस्य छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब कांग्रेस की नजर उन पर भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन प्रेस क्लब ने पत्रकारों की कोरोना जांच के लिए विशेष कैंप लगाया। इसमें उज्जैन में काम करने वाले सभी पत्रकारों की स्क्रीनिंग कराई गई। साथ ही जिला कलेक्टर और संभाग आयुक्त ने पत्रकारों को वायरस से बचने के तरीके बताए। आज 150 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी को सैनिटाइजर, हाथ के ग्लव्स और मास्क का वितरण भी किया गया। आज प्रेस क्लब के हमारे सभी साथियों के लिए हमने आज हेल्थ स्क्रीनिंग का कैंप रखा है। साथ ही जो बेसिक सावधानियां हैं और जो आयुष की दवाइयां हैं उसका वितरण का भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और सावधानियों के बारे में बताया गया है कि कैसे हमको कोरोना वायरस से लड़ना है, कैसे उससे बचना है। इसको लेकर विशेष सावधानियों के बारे में भी आज यहाँ माननीय कमिश्नर साहब द्वारा एवं मेरे द्वारा उनको अवगत कराया गया है। और स्क्रीनिंग के बाद हम लोग वापस से एक बार डेटा चेक करेंगे। अगर डेटा में कुछ लगता है कि किसी को सैंपल की आवश्यकता है तो फिर सैंपलिंग भी कराई जाए। प्रशासन इसमें लगा हुआ है और हमारे जो युवा साथी हैं, जो टीम है हमारी, जो कि वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन हैं, ये सारे लोग शहर में खुलेआम वर्किंग कर रहे हैं। साथ ही वो उस एरिया में भी जा रहे हैं जो कंटेनमेंट एरिया हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें जो है इस बीमारी को लगने का खतरा है। इसी परिस्थितियों को देखते हुए हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि वो कैंप हमारे लिए पत्रकारों की स्क्रीनिंग और उनकी जाँच के लिए आयोजित कर दें। और ये जाँच उस शिविर प्रेस क्लब के सहयोग से आज हमने लगाया है, जिसमें सारे पत्रकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जाँच की जा रही है। यदि उनके लक्षण पूछे जा रहे हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्हें बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से इस माहौल में काम करना है, क्या सावधानियां बरतनी हैं। साथ में आयुष विंग के लोग भी आज यहाँ आए हुए हैं, वो काढ़ा और दवाइयाँ भी हमें दे रहे हैं, जिससे कि हम मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने कोरोना वायरस महामारी के कारण एक विशेष कंटेनमेंट स्क्वाड 2 व्हीलर वाहन की शुरुआत की है। आईजी राकेश कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर कंटेनमेंट स्क्वाड पुलिस कर्मियों को रवाना किया। ये पुलिसकर्मी कंटेनमेंट एरिया का विशेष ध्यान रखेंगे। इस अवसर पर उज्जैन डीआईजी मनीष कपूरिया, उज्जैन एसएसपी सचिन कुमार अतुलकर, उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी सहित तमाम पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। बेसिकली अभी तक हम लोग एनफोर्समेंट अपना सीसीटीवी से, हमारे पीए सिस्टम से और हमारी 4 पहिया गाड़ियों से कर रहे हैं। और हमारा अनुभव ये रहा कि कुछ जगह कुछ गलियों में हमारी गाड़ियाँ पहुंच नहीं पाती हैं। तो एनफोर्समेंट के लिए आवश्यक है कि हम गलियों तक भी अपनी अप्रोच बना सकते हैं। उसके लिए हमने एक मोटरसाइकिल पार्टनर भी किया। देखिए, हमारी एडवाइस अभी के लिए ये है और विशेष रूप से कंटेनमेंट इलाके के लोगों के लिए है कि आप बहुत अति आवश्यक काम ना करें, अपना बाहर ना इधर लाओ। और कंटेनमेंट इलाके के लिए तो हमारी व्यवस्था ये है कि हम सारी चीज़ें उन्हीं के पास भिजवा रहे हैं। तो जहाँ तक हमारे बैरिकेड्स हैं उसके बाहर ना रखें। अगर कोई परेशानी है तो वो कृपया करके हम लोगों को बताएं, हमारी जो फोर्स लगी है उसको बताएं, तो हम लोगों को व्यवस्था करानी पूरी तैयारी करें। ये कुल मिलाकर मेरी एडवाइस है कि जितना हम लॉकडाउन का पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा शहर इस लॉकडाउन से मुक्ति पाए। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के मरखेड़ा टप्पा गांव के लोगों ने एक अच्छी पहल की है। ग्रामीणों ने गांव के बाहरी सीमाओं पर बैरिकेडिंग कर दी और किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गांव के हर आने जाने वाले व्यक्ति के लिए गांव की सीमा पर हाथ धोने और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। गाँव वालों ने प्रशासन को भी अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी। पहले उनके हाथ धुलवाए गए, जिसके बाद उन्हें अंदर घुसने की इजाजत दी गई। कोरोना संक्रमण सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। इसी बीच ग्रामीणों ने खुद से ही एक अच्छी पहल की, जिसकी खुद बेगमगंज तहसीलदार ने भी तारीफ की। आज प्रशासन और पुलिस के अधिकारी, थाना प्रभारी सहित हम लोग ग्राम खेड़ा टप्पा गए थे और वहाँ पर जाकर के हमने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो थी वो देखी। वहाँ पर ग्राम में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही प्रवेश द्वार पर एक बैरियर लगाया हुआ है ग्रामीणों के द्वारा। और उन्होंने ये बैरियर जो है आम ग्राम के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जो वर्तमान में जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चल रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, अपने ग्राम की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये बैरियर लगाया। और वहाँ पर साथ ही साथ बैरियर पर उन्होंने ग्रामीणों के लिए, जो ग्राम के निवासी हैं जो बाहर से आएंगे, उनके हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, सैनिटाइज़र और मास्क की व्यवस्था की गई। ये देख कर के बहुत ही अच्छा लगा कि इस ग्राम के नागरिक और वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इतने जागरूक हैं कि इस महामारी में जो अपना दायित्व है वो भली भांति वो निभा रहे हैं। थैंक यू।
कांग्रेस महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका त्यागपत्र पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया। उनके स्थान पर मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, जिनके पास पहले से ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी है, जिसे वह निभाते रहेंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक बाबरिया ने खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिया है, जिसे सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया। वहीं वेणुगोपाल ने पार्टी में बाबरिया के योगदान की सराहना की। चंबल डिवीजन के डीआईजी राजेश हिंडकर ने पदभार संभालने के बाद पहली बार जिले के थानों का निरीक्षण किया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारियों और खासकर आरक्षकों का उत्साहवर्धन किया। डीआईजी ने जवानों से कहा कि भिंड को वीरों और शहीदों की धरती के नाम से जाना जाता है। जिसने भिंड में ड्यूटी कर ली, समझो वो एमपी में टॉप पर रहेगा। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में जिस तरह आप लोग बिना डरे और बहादुरी से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, वह सराहनीय है। निरीक्षण के दौरान एसपी नागेंद्र सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। डीआईजी ने करीब 11 बजे ग्वालियर से चलकर मालनपुर पहुंचे। मालनपुर में एसपी और एसडीओपी गोहद ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद वह मालनपुर, गोहद चौराहा, गोहद मेहगांव, गोरमी, बरोही, सिटी कोतवाली देहात थाना, फूफ, सुरपुरा और अटेर थाने में निरीक्षण करने पहुंचे। फूफ में चंबल पुल पर बनाए गए नाके का चेक कर वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से स्क्रीनिंग भी कराई। नया ज्वाइन किया हूँ डीआईजी चंबल और अभी थाना विजिट कर रहा हूँ। मैंने भिंड के अधिकतर सभी थाने विजिट किए हैं। वहाँ मैं ये देख रहा हूँ कोरोना के ड्यूटी, इंटरेस्टेड नाका ड्यूटी और डिस्ट्रिक्ट ड्यूटियाँ जो चल रही हैं। इसके अलावा जवान और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कोरोना को इसी कारण से भिंड ज़िले में जो है वो कोरोना एंटर नहीं कर पाया है। इसके लिए यहाँ के पुलिस काफ़ी बधाई के पात्र है। सर, निश्चित ही पुलिस फोर्स की वजह से ग्रीन जोन बना है भिंड, और आगे लोगों के लिए कब तक राहत महसूस होगी? हाँ, ये बात सही है कि लॉकडाउन का जो पालन भिंड ज़िले में किया गया है और यही कारण है कि यहाँ पे जो है वो कोरोना घुस नहीं पाया है और आगे भी ना ये एंटर कर पाए, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखें। बालाघाट जिले की किरणापुर तहसील के पटवारी राजकुमार तिल्हारे को सार्वजनिक स्थल पर गुटखा खाकर थूकना महंगा पड़ गया। किरणापुर एसडीएम सुश्री आयुषी जैन ने पटवारी को गुटखा खाने के बाद थूकते हुए देख लिया। ऐसे में पटवारी को न सिर्फ फटकार लगाई गई, बल्कि गंदगी फैलाने के आरोप में उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पटवारी के वेतन से 2 दिन का वेतन काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि शासन ने कोविड-19 के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। यह बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने और थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। जैसे कि कोविड महामारी जो है, इसको महामारी घोषित किया गया। इसके संदर्भ में आपदा प्रबंधन नियम के तहत मैंने एक आदेश जारी किया था, जिसमें गुटखा की बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके कारण ये था कि लोग थूकें ना। यदि कोई थूकता है तो सबसे ज़्यादा संक्रमण की संभावना उसमें होती है। इस कारण से ये नहीं है कि इस पर जो भी थूकेगा पब्लिक प्लेस पर थूकेगा और ये अन्य प्रकार की गतिविधियाँ इसमें करता है, गुटखा खाता हुआ पाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में आज एक पटवारी जो कि किरणापुर तहसील थे, वो गुटखा खाते हुए पाए गए। इस कारण एसडीएम ने उनको 2000 रुपये का जुर्माना और 1000 रुपये का जुर्माना और 2 दिन का वेतन दे पाया दे दिया। सर, ऐसा क्या रेगुलरिटी ऐसे चलती रहेगी सर एक कार्रवाई के? इसमें यदि ऐसा हो तो निलंबनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और सभी सरकारी कर्मचारियों को, सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे जनता है, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस नियम का पालन करें और अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए गुटखा ना खाएं और ना इस अनैतिक इस्तेमाल को करें। बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के निवासी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उन्हें जिले की अलग अलग सीमाओं पर 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन उन्हें समय से पहले ही 3 दिनों में घर भेज दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों को बासी दूषित भोजन दिए जाने की शिकायतें भी मिल रही है। इस बारे में जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिन मजदूरों में 3 दिन में कोई लक्षण नजर नहीं आते उन्हें भेज देते हैं। क्वारंटीन में रखे गए मजदूरों को बस से उनके घर पहुंचाने के आदेश दिए हैं। संभवतः ये मजदूर आसपास के गांव के होंगे, इसलिए उन्हें पैदल छोड़ा गया। भोजन के लिए सभी तहसीलदारों को पर्याप्त राशि दी गई है। अगर कम पड़ रही है तो राशि बढ़ा दी जाएगी। वैसे तो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखने का नियम है, इसके परिप्रेक्ष्य में वो निर्देश जारी किए गए हैं। जो लोग स्वस्थ पाए जाते हैं, एक बार टेस्ट हो जाता है, उनको यदि भीड़ बहुत होती है उनको छोड़ दिया जाता है, या उनके संक्रमण की संभावना को देखते हुए उनको छोड़ा जाता है। क्योंकि यदि खाने के लिए हम लोगों ने प्रत्येक तहसीलदार को 5 लाख रुपये राशि उपलब्ध करवाई है। उसके बाद यदि राशि कहीं पड़ती है राशि उनको अन्य राशि की दी जाएगी। यदि ऐसा कोई स्थिति है, वैसे तो खाने की शिकायत प्राप्त नहीं होगी, कोई शिकायत प्राप्त होती तो जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है और इस कारण हर वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की, जिसमें एक ये भी है कि कोई भी कंपनी अभी किसी ग्राहक को लोन की किश्त जमा करने के लिए बाध्य ना करे। लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर जबरन माइक्रो फाइनेंस कंपनियां किश्तों की वसूली कर रही हैं। वहीं कंपनी के फील्ड कर्मचारियों का कहना है कि उनके ऊपर बड़े अधिकारियों की तरफ से किश्त वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। अभी देखिए सर, इस मामले में हमने अपने सुपीरियर से बात किए थे कि सर अभी फील्ड में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है, गांव में जा रहे हैं तो लोग हमको कलेक्शन देने के लिए मना कर रहे हैं। अभी लोगों के पास पैसा नहीं है तो थोड़ा कुछ दिन के लिए आप कलेक्शन रुकवा दीजिए करके। तो हमारे अधिकारी लोग बोले नहीं, कलेक्शन करना पड़ेगा, ऊपर से आदेश है करके। तो अभी जो आपके खिलाफ जो शिकायतबाजी भी हो रही है, मेरे पास भी शिकायत है, तो क्या इस समाचार के बाद आप रोकेंगे कि नहीं इस प्रकार की जो वसूली हो रही है? अभी इसके बारे में हम एक बार अपने फिर सुपीरियर से बात करेंगे, उन्हीं के हिसाब से चलेंगे हम लोग, क्योंकि हम तो इस बारे में पहले भी अपने सुपीरियर को बोल दिए हैं, लेकिन उन्होंने हमको बोला है कि नहीं आपको कलेक्शन लाना पड़ेगा, नहीं ला सकते हो तो आप नौकरी छोड़ के भी जा सकते हो या तो फिर रिजाइन दे सकते हो करके। और ज़्यादा अगर आप इसी चीज़ में अगर बात डिस्कस करोगे तो आपको लात मार के भगा दूँगी, यहाँ तक भी बोला गया है। मध्य प्रदेश में छाए कोरोना संकट के बीच मुरैना की सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जब पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा था, उस समय बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बेंगलुरु में बंधक बनाकर रखा हुआ था। यही कारण है कि स्वास्थ्य अमला भी कोरोना संकट की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। वह मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से अपील करते हैं कि दूसरे प्रदेश में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को उनके घर वापस लाया जाए। हालांकि प्रदेश में लाने के पहले उनकी जांच करा ली जाए। जब मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा था, उस समय पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे देश में लोग इसकी महामारी को चिंता को लेकर के बड़े भारी चिंतित थे, उस समय ये मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर के उसमें पूरी तरह से मशगूल थे। मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य मंत्री था उसको जाकर के कर्नाटक में कैद कर दिया था, जबकि उस समय पर इस देश में स्वास्थ्य मंत्री का होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब उस समय पर पूरे देश में बड़ी आपदा थी, उस समय पर मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर के लोग चिंतित थे
और इधर भारतीय जनता पार्टी हमारे स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश को लेकर के और उसको कैद करके रखा था। इससे पूरा स्वास्थ्य हमला भी ज़्यादा गंभीर नहीं था। निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद भी आज स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। आज कई लोगों ने इस बात को उठाया है, लेकिन एक बड़ी समस्या मेरे सामने है। कम से कम मध्य प्रदेश के तमाम सारे ज़िलों के लोग, मैं काफ़ी लंबे समय से 32 साल से राजनीति में हूँ। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ मैं लोगों से नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुजन समाज पार्टी का 29 साल लगातार कार्य करता रहा। हमारे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रहे, उस नाते से मेरी पूरी पहचान प्रदेश के अंदर में है। तो मध्य प्रदेश के हज़ारों लाखों मजदूर आज भी सूरत, गुजरात, पूना और तमाम सारे राज्यों में जो काम करने के लिए गए हैं, वो मजदूर आज अपने घर में आना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान उनको लेने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और कोरोना वीर शहीद हो गया। संयोगितागंज पुलिस थाने के एएसआई कुंवर सिंह खरते ने आज तड़के दम तोड़ दिया। वे ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिनका इलाज चल रहा था। कोरोना से युद्ध के दौरान पुलिस विभाग में यह तीसरी मौत है। पहले इंदौर थाने के टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी और फिर उज्जैन के नीलगंगा थाने के टीआई यशवंत पाल का निधन हो चुका है। मध्य प्रदेश के खरगोन से सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने लोगों से 30 अप्रैल यानी आज रात को घर के बाहर दीपक जलाने की अपील की है। पटेल ने बताया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़कर विजयी होने के लिए आज रात 8:15 बजे भारत माता की आरती करें। साथ ही अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दीप प्रज्वलित करें और कोरोना संक्रमितों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपने घरों में एक वृक्ष लगाने की भी अपील की। कोरोना संक्रमित में हम सब लोग अपने घरों पर हैं और जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति रही है और हमारा पुराना इतिहास जो रहा है कि हम भारत माता को पूजने वाले सभी कार्यकर्ता हैं और जनता है, और इसलिए 30 अप्रैल को समस्त जनता से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से रात्रि के 8:15 पर माँ भारत की आरती करने का मेरा आह्वान है। और आरती करने के उद्देश्यों को लेकर हम समय समय पर इस बात से भी चिंतित हैं कि इस वैश्विक बीमारी को हमको हराना है, और हम भारत माता की आरती प्रत्येक परिवार को करना चाहिए। आज प्रत्येक परिवार घरों में है, पारिवारिक बातचीत हो रही है, और इसलिए इस आरती के माध्यम से हम जो कोरोना पीड़ित जो हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये प्रार्थना करना है। भारत का जो गौरव है वह गौरव और बढ़े, उसके लिए हमें आरती करना है। अभी जिस प्रकार से पर्यावरण शुद्ध हुआ है, इस पर्यावरण शुद्धि और बढ़ती चले, इसके लिए हमें अपने घरों में एक वृक्ष लगाना है और लोगों को प्रेरित भी करना। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद कृषि उपज मंडी में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। किसानों की भीड़ लगातार मंडी में बढ़ती जा रही है, जिससे मंडी परिसर के अंदर ना तो कोई भी किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहा है। मंडी के गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ गेहूं की सुरक्षा में दिक्कतें आ रही हैं। खुले आसमान के नीचे रखे इस गेहूं को बारिश से बचाव पर्याप्त संसाधन नहीं है। साथ ही इस मंडी में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ एकदम एसएमएस ज़्यादा छूट रहे हैं, उसके बाद किसान अपना बिल नहीं बनवा रहा है। समिति ऋण होने की वजह से वो अपना बिल नहीं बनवा रहे हैं, इसलिए किसानों का बिल बनेगा, रेडी टू ट्रांसपोर्ट होगा, तब परिवहन होगा। और हमारे पास बारिश के लिए व्यवस्थाएं हैं, मगर इतनी नहीं है कि हम इतना कवर कर पाएँ। हमारे पास त्रिपाल पन्नी है, मगर वो कम मात्रा में है। हमारी मंडी में इसकी सुरक्षा की दृष्टि से और पानी के बचाव के लिए हमारे यहाँ मंडी में 3 त्रिपाल उपलब्ध हैं। वो समिति वालों को दे दी गई है कि जब पानी आए तो अपनी सुरक्षा के वही बचाव करें। इसके अलावा समिति भी अपने स्तर से त्रिपाल की व्यवस्था कर रही है। मंडी में शुरू से हमसे काम कराई जा रही है, यहाँ पे 15 से 16 दिन होने पे आ रहा है, 14 से 15 दिन। हमें जहाँ कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, तो आज हम समिति से बोल रहा है कि आज हमारा पेमेंट किया जाए, नहीं तो हम आज से काम बंद करेंगे। आज शाम के बाद हम काम बंद कर देंगे।
इसके अलावा भी और क्या समस्या? इसके अलावा हमेशा मंडी गेट पे हमारे हाथ धुला देते हैं, उसके बाद में हमें कोई सैनिटाइज वगैरह नहीं मिल रही है, कोई मास्क वास्क नहीं मिल रहा है। हम मांगने जाते हैं तो कहने लगे आएंगे जब दे देंगे। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? हम यहाँ पे अभी 14 से 15 दिन हो गए, 15 तारीख से जहाँ काम चालू हुआ। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, हम घर से लाते हैं टिफिन और वही खाते हैं हम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उपार्जन केंद्रों से मैसेज नहीं मिलने से किसानों को कई परेशानियां आ रही हैं। किसान में अपना गेहूं समय से नहीं बेच पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे समस्या को लेकर एसडीएम के पास भी गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं कलेक्टर का कहना है कि सभी किसानों को मैसेज भेजे जा रहे हैं और जिन किसानों के पास मैसेज नहीं पहुंचा है उन्हें कुछ समय इंतजार करना चाहिए। दो तरह के उनके इश्यूज थे। एक तो उन्होंने कहा था एसडीएम को कि हमको एसएमएस नहीं मिल रहे हैं, तो एसएमएस राज्य शासन स्तर से जारी होते हैं और बारी बारी से एसएमएस जारी हो रहा है। जिनको एसएमएस नहीं मिले हैं उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एसएमएस जो जारी होते हैं उनकी हम सूची हर दिन वेबसाइट पर पब्लिश भी करते हैं। अभी हम जो है 1 तारीख तक के जो एसएमएस जारी हुए हैं उनकी वेबसाइट पर सूची डाल चुके हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्कुलेट कर रहे हैं, कई सारे लोगों को इसकी जानकारी दे दी। आप उपार्जन केंद्र पर जाएंगे तो उपार्जन केंद्र का जो संचालक है, जो नोडल अधिकारी है, वो भी आपको बता सकता है कि आपका एसएमएस के कब आया है। आपका एसडीएम के निवास पे इस तरह की उनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई सुविधा है कि वो किसी व्यक्ति को देख के बता सके कि उसका एसएमएस कब जारी होगा या कब जारी होना है। कि ज्ञापन लेके गए थे एसडीएम साहब के पास। ये है ज्ञापन जिसमें किसानों की सारी समस्याएं लिखी हुई थी, लेकिन एसडीएम साहब ने धुतकार के हम लोगों को बाहर निकाल दिया और उन्होंने ये बोला कि हमारे पास इसका समस्या का समाधान नहीं है, सब भोपाल से हो रहा है। क्या समस्या थी? समस्या सब एसएमएस नहीं आ रहा है किसानों की। एसएमएस नहीं आ रहा है, ना छोटे किसानों की आ रहा है, ना बड़े किसान। जिनमें हमारी ग्राम पंचायत में किसी भी एक किसान के एसएमएस नहीं आए, 1-2 के बस आए हैं। सब माल बाहर डला है, पानी हो रहा है, तूफान चल रहा है, सब मिट्टी में मिल रहा है हमारा अन्न। ठीक है ना? आग्रह करने गए थे तो वही आग्रह करने गए थे, समस्या उनको बताने गए थे तो उन्होंने बोला बाहर चलो, हमारे यहाँ इसका समाधान नहीं है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ रहे लगातार पॉजिटिव मामलों से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी चिंतित है। वहीं इंदौर में अब तक कुल 1485 लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं। वहीं अब तक 68 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इंदौर में बढ़ते आंकड़े सबको चिंतित कर रहे हैं। कड़ा लॉकडाउन लगाया गया है, इसके बावजूद भी कई लोग बेवजह घूमते नजर आते हैं। इस पर पुलिस प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जो लोग बेवजह घूमते हुए पकड़े जा रहे हैं उन्हें अब पुलिस मुर्गा बनाकर और कई तरीकों से दंडित कर रही है। हमारे संवाददाता ने थाना प्रभारी इंद्रेश त्रिपाठी से बात की। सर बताएं कैसे किस तरह से सख्ती से पालन कराया जा रहा है? क्या हमारा मेन चौराहा LIG स्क्वायर है, तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से हम लोग स्टाफ लगा लेते हैं। हम स्वयं भी रहते हैं, हमारा CSP साहब, एडिशनल साहब भी मौके पे आते रहते हैं यहाँ पर। तो ये चौराहा ऐसा है कि सभी जगह के लोग, चाहे देवास से आने वाले इस तरफ से और सिटी वाले, तो ये सब लोग यहाँ टकराते हैं, मिल जाते हैं, तो वेरीफाई करते हैं। अगर अभी तो ये हो रहा है कि मैक्सिमम मामलों में सब पास वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंक वाले हैं या पेशेंट हैं, एम्बुलेंस है, आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा निकलती है। और इनके से अगर कुछ हुआ, कभी कोई शौक में निकल गया सब्जी लेने या तफरी करने कुछ बहाने से, उनको हम रोकते हैं यहाँ पर, उनसे ड्यूटी भी कराते हैं, उनको थोड़ा खड़ा भी करते हैं, उठक बैठक भी लगवाते हैं, और नहीं हुआ तो 188 में कार्रवाई भी करते हैं। इससे उनको समझाते भी हैं कि आप बाहर निकलोगे अगर तो इन्फेक्टेड हो जाओगे, घर लौटोगे तो घर वाले इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो उसका असर भी हो रहा है, लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। सर अक्सर देखा जाता है आपका जो है दायित्व है, आप अक्सर सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं और लोगों की सहायता भी अक्सर करते हुए देखे जाते हैं, और आपका नाम भी जाना जाता है इसी नाम से कि आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं इस मामले में। जिस कदर कोरोना का अभी कहर जारी है, तो अभी कुछ ऐसी कार्य भी आपके माध्यम से किए जा रहे हैं? और हम लोग LIG में बैठते हैं, यहाँ रहते हैं चौराहे में, तो कई बार हुआ है। एक दिन 1 तारीख को करीब 14 लोग पैदल आए थे अहमदाबाद से, 6 दिन में चल के आ रहे थे। उनको यहाँ रोका हम लोगों ने, खाने के पैकेट दिए, खिलवाया। फिर मालूम पड़ा दमोह जाना था, तो फिर 3-4 दिन को फिर लगते, तो ADM सर से बात करके उनको हम लोगों ने राधा स्वामी सत्संग में शिफ्ट करा दिया था। रात को करीब 20-22 लोग पैदल उज्जैन, वो अपना UP जा रहे थे, कन्नौज, जिसमें कि 3 महिलाओं के गोद में बच्चे थे और 4-4 साल के 7-8 छोटे बच्चे थे जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, और एक अम्मा थी 70 ईयर्स की।
उनको समझाया आप लोग नहीं जा पाओगे, बोले खाना नहीं है। फिर SDM सर से बात की, उन्होंने बोला इनका अप्लाई करा दो पास के लिए। कुछ पैकेट हमारे पास पड़े थे राशन के, 4-5 उनको राशन के पैकेट दिए, खाने दिए, कुछ केक वगैरह दिए, उनको नंबर दिया। तो वो लोग तैयार हुआ कि हम 3-4 दिन यहाँ रुक लेंगे और उनकी हम फिर NGO संस्थाएं जो हैं उनसे मदद करा के करा देते हैं। बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको भी फूड पैकेट अपना अरेंज करा देते हैं। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।